19 अप्रैल 2008 को ऑस्ट्रिया के एम्स्टेटन में 19 साल की एक लड़की कर्स्टन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह बेहोश थी, उसकी किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी और उसके दांत सड़ चुके थे। डॉक्टर उसकी हालत देखकर पूरी तरह हैरान थे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी, जिसने डॉक्टरों की रूह कंपा दी, कि उसके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था, न ही कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। जिस आदमी ने उसे अस्पताल लाया, वह उसका 73 वर्षीय दादा जोसेफ फ्रिट्जल था, जिसके पास एक अजीब और डरावनी कहानी थी और एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी था। यह नोट, जो उसने दावा किया कि लड़की की मां एलिजाबेथ ने लिखा था, वह महिला जो आधिकारिक तौर पर लापता घोषित थी और माना जाता था कि 24 साल पहले किसी पंथ में शामिल होने के लिए भाग गई थी। डॉक्टरों को समझ आ गया था कि कुछ बहुत ही भयानक गड़बड़ है। उन्होंने एक बेहद भावुक सार्वजनिक अपील की, लापता मां से गुहार लगाई कि वह आगे आएं और अपनी बेटी की जान बचाएं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, कि उनकी यह अपील, जो टेलीविजन पर प्रसारित हुई थी, एलिजाबेथ खुद देखेगी, किसी दूर दराज के पंथ में नहीं, बल्कि उसी परिवार के घर के नीचे एक साउंड प्रूफ तहखाने में, जहां वह 2 दशकों से भी अधिक समय से कैद थी। आज की कहानी आधुनिक इतिहास के सबसे विचलित कर देने वाले मामलों में से एक है, एक ऐसी कहानी जिसमें अकल्पनीय बुराई एक साधारण परिवार के मुखौटे के पीछे छुपी हुई थी। और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले कृपया ध्यान दें कि इस मामले में अत्यंत गंभीर विषय शामिल हैं। 24 वर्षों तक ऊपर की दुनिया आगे बढ़ती रही, लेकिन एलिजाबेथ फ्रिट्जल के लिए समय एक भयानक दुःस्वप्न में थम सा गया था। यह सब 28 अगस्त 1984 को शुरू हुआ था। 18 वर्षीय एलिजाबेथ को उसके अपने पिता जोसेफ ने तहखाने में बुलाया था ताकि वह उसकी मदद कर सके एक भारी नया लगाया गया दरवाजा लगाने में। यह एक बिल्कुल सामान्य अनुरोध था। वह हमेशा बेसमेंट में किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम करता रहता था। जैसे ही वह दरवाजे को पकड़कर खड़ी रही, उसने उसे फ्रेम में फिट कर दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ी, उसने उसके चेहरे पर ईथर में भीगा हुआ कपड़ा दबा दिया। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। जब वह जागी तो खुद को एक छुपे हुए, बिना खिड़की वाले कमरे में पाया, जहां वह बिस्तर से जंजीरों में बंधी हुई थी। यह कोई अस्थायी सज्जा नहीं थी। हे भगवान, यही उसकी नई हकीकत थी। वह तहखाना, जिसे जोसेफ ने वर्षों तक गुप्त रूप से एक परमाणु हमले से बचाव के आश्रय के बहाने बनाया था, अब उसका कब्रगाह बन चुका था। यह इतनी छोटी जगह थी कि छत की ऊंचाई केवल 5 फुट 6 इंच थी। यह जगह नम थी, चूहों से भरी हुई थी और पूरी तरह से बिल्कुल दुनिया से कटी हुई थी। बाहरी दुनिया के लिए जोसेफ के पास एक आदर्श राक्षसी बहाना था। उसने अपनी पत्नी रोजमेरी और पुलिस को बताया कि एलिजाबेथ फिर से भाग गई है, इस बार हमेशा के लिए, एक धार्मिक पंथ में शामिल होने के लिए। इस बात को साबित करने के लिए उसने एलिजाबेथ को एक पत्र लिखने के लिए मजबूर किया, जिसे उसने एक दूर के शहर से भेजा था, जिसमें लिखा था कि वह पारिवारिक जीवन से थक चुकी है और उसे ढूंढने की कोशिश न करें। परिवार और पुलिस दोनों ने उस पर विश्वास कर लिया। वे सच की कल्पना भी कैसे कर सकते थे? वे अपनी उस बेटी के लिए शोक मना रहे थे जो जीवित थी और उनके पैरों के ठीक नीचे कुछ ही मीटर की दूरी पर पीड़ा झेल रही थी। तहखाने में जीवन एक नर्क जैसा था। अपनी कैद के पहले 2 वर्षों में एलिजाबेथ 2 बार गर्भवती हुई। पहला गर्भपात में समाप्त हुआ, संभवतः भयानक परिस्थितियों के कारण। लेकिन 1988 में उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम कर्स्टन था, वह भी तहखाने की गंदगी में अकेले, केवल एक प्रसूति गाइडबुक के सहारे जो उसके पिता ने उसे दी थी। 1.5 साल बाद एक लड़का स्टीफन पैदा हुआ। सालों तक एलिजाबेथ, कर्स्टन और स्टीफन उस तंग दमघोंटू कालकोठरी में एक साथ रहे। बाहर की दुनिया से उनका एकमात्र संपर्क वह टेलीविजन था जो जोसेफ ने दिया था, और वह राक्षसी आदमी जो उनका पिता भी था और दादा भी। लेकिन फिर जोसेफ की योजना और भी विकृत मोड़ ले गई।
1973 में जब एलिजाबेथ ने तीसरे बच्चे लीसा को जन्म दिया तो उसने तय किया कि तहखाना अब बहुत भीड़-भाड़ वाला हो गया है। जब लीसा सिर्फ 9 महीने की थी तो उसने उसे एलिजाबेथ की गोद से छीन लिया, ऊपर ले गया और अपने ही दरवाजे पर एक गत्ते के डिब्बे में छोड़ दिया। उसने एक और चिट्ठी भी रखी जिसे एलिजाबेथ के नाम से जाली बनाकर लिखा गया था, जिसमें उसके माता-पिता से उसके बच्चे की देखभाल करने की गुहार लगाई गई थी। क्या आप उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? जोसेफ बच्चे को खोजता है, उसे अपनी पत्नी रोजमेरी के सामने पेश करता है और वे अधिकारियों को बुलाते हैं। सामाजिक सेवाओं के लिए वे प्यार करने वाले दादा दादी थे जो अपनी भागी हुई बेटी के छोड़े गए बच्चे की देखभाल के लिए आगे आए थे। कोई भी यह संदेह नहीं कर सका कि बच्चे को गोद लेने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ही उसका जैविक पिता था। इस भयावह नाटक को बार बार दोहराया गया। 1994 में मोनिका का जन्म हुआ और उसे ऊपर लाया गया। 1997 में यह अलेक्जेंडर था। एलिजाबेथ के 3 बच्चों की परवरिश घर में हुई। वे स्कूल गए, बगीचे में खेले और जोसेफ व रोजमेरी को अपने माता पिता कहा। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी असली माँ और उनके अन्य भाई बहन कर्स्टन, स्टीफन और एक आखिरी बच्चा फेलिक्स, जिसका जन्म 2002 में हुआ, उनके ठीक नीचे एक कंक्रीट की नर्क जैसी जगह में रह रहे थे। जोसेफ ने शुद्ध आतंक के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। उसने एलिजाबेथ से कहा कि तहखाने का दरवाजा जहरीली गैस और बिजली से लैस है और भागने की कोई भी कोशिश उन सभी को मार डालेगी। यह एक झूठ था, लेकिन वे यह कैसे जान सकते थे? वह उनके लिए भोजन, पानी और कभी-कभी कोई छोटा सा उपहार, जैसे एक छोटा क्रिसमस ट्री, लाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। पारिवारिक जीवन का एक बीमार मजाक, जबकि ऊपर वह दोहरी जिंदगी जी रहा था। बगीचे में बारबेक्यू करता, समुदाय का एक सम्मानित भले ही सख्त सदस्य बना रहता। यह विकृत संतुलन अप्रैल 2008 में टूट गया जब 19 वर्षीय कर्स्टन, जिसने कभी सूरज की रोशनी तक नहीं देखी थी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसे किडनी फेल हो गई। हताश होकर एलिजाबेथ ने अपने पिता से मदद की भीख मांगी। जानते हुए कि एक मृत शरीर को समझाना मुश्किल होगा, जोसेफ आखिरकार मान गया। उसने बेहोश कर्स्टन को तहखाने से बाहर निकाला और उसे अस्पताल ले गया। वहां अपनी घिनौनी कहानी सुनाई, एक पंथ और एक लंबे समय से खोई हुई बेटी के बारे में। लेकिन इस बार कहानी टिक नहीं पाई। डॉक्टरों को शक हुआ, पुलिस को सूचित किया गया और जब एलिजाबेथ के लिए सार्वजनिक अपील तहखाने के टेलीविजन पर प्रसारित हुई तो जोसेफ को एहसास हो गया कि उसके चारों ओर घेरा कसता जा रहा है। वह जबरदस्त दबाव में था। 26 अप्रैल को उसने अपनी आखिरी हताश कोशिश की। वह एलिजाबेथ, स्टीफन और फेलिक्स को ऊपर ले आया और अपनी पत्नी रोजमेरी से कहा कि एलिजाबेथ आखिरकार पंथ से अपने 2 और बच्चों के साथ लौट आई है। अस्पताल में पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने तुरंत एलिजाबेथ को जोसेफ से अलग कर दिया, यह महसूस करते हुए कि यह कोई साधारण मिलन नहीं था। शुरुआत में एलिजाबेथ डरी हुई थी और अपने पिता के सामने बोलने से इनकार कर रही थी, लेकिन फिर एक अधिकारी ने उसे गंभीर वादा किया, हमें सब कुछ बता दो और तुम्हें उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। उस वादे ने 24 साल की पूरी तरह से भयावहता को खोल दिया। घंटों तक 22 वर्षीय महिला ने अपनी पूरी अविश्वसनीय कहानी सुनाई। पुलिस, जो वर्षों के अनुभव से कठोर हो चुकी थी, पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यह कोई लापता व्यक्ति का मामला नहीं था। यह उन सबसे भयानक अपराधों में से एक था जिसकी वे कल्पना भी कर सकते थे। 27 अप्रैल 2008 की आधी रात के तुरंत बाद जोसेफ फ्रिट्जल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने शांतिपूर्वक पुलिस को वह कोड और निर्देश दिए जिनसे वे उस छिपे हुए कारावास में प्रवेश कर सकें जिसे उसने बनाया था। उसका ताश का महल आखिरकार विनाशकारी रूप से ढह गया था। जोसेफ फ्रिट्जल का मुकदमा मार्च 2009 में शुरू हुआ। वह अदालत कक्ष में अपने चेहरे को एक नीली फाइल के पीछे छुपाकर आया। अंत तक कायर बना रहा।
उसने अधिकांश आरोपों को स्वीकार कर लिया, लेकिन 1996 में तहखाने में जन्म के तुरंत बाद मर गए जुड़वां बच्चे माइकल की लापरवाही से हत्या के आरोप से इनकार किया। अभियोजन पक्ष का मामला बेहद मजबूत था, लेकिन सबसे प्रभावशाली क्षण तब आया जब अदालत में एलिजाबेथ की 11 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड की गई गवाही चलाई गई। जोसेफ को पता नहीं था कि उस दिन एलिजाबेथ भेष बदलकर अदालत कक्ष में मौजूद थी। उसने उसे देखा, उनकी नजरें मिलीं और उसके अपने वकील के अनुसार उसी क्षण वह टूट गया। अपनी बेटी को देखना, जो अब उसकी शिकार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र महिला थी जो अपनी ताकत के साथ उसका सामना कर रही थी, इसने उसकी सारी रक्षा को चकनाचूर कर दिया। अगले ही दिन उसने सभी आरोपों में खुद को दोषी मान लिया। उसे एक सुरक्षित मनोरोग सुविधा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनकी रिहाई के बाद के वर्षों में एलिजाबेथ और उसके 6 जीवित बच्चों ने अविश्वसनीय दृढ़ता दिखाई है। नई पहचान के साथ और ऑस्ट्रियाई राज्य की सुरक्षा में उन्होंने अम्स्टर्डम की भयावहता से बहुत दूर एक नई जिंदगी शुरू की है। बच्चों को, खासकर उन लोगों को जो तहखाने में पले बढ़े, दुनिया के बारे में सब कुछ शुरू से सीखना पड़ा है। एलिजाबेथ, जिसने अपनी पूरी जवानी खो दी, ने कार चलाना सीखा है और बताया जाता है कि उसे एक प्यार करने वाला साथी भी मिल गया है। दशकों की अंधकार के बाद उसने अपने बच्चों के लिए रोशनी और उम्मीद से भरी जिंदगी बनाने का फैसला किया। यह थी आज की कहानी। इसे सुनाना मुश्किल था, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कहानी थी। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।